हेलो नमस्कार, मैं रितेश आपका रितेश जायसवाल एजुकेशन पे स्वागत करता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो डिस्कशन है वो है क्लास 10th मैथ्स के एक्सरसाइज 4.3 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक चैप्टर है, एक्सरसाइज है। इसका हम लोग देख रहे होंगे सोल्यूशन नंबर 10। तो इसमें मैं आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर्स लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन to travel 130 km between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at immediate stations. If the average speed of express train is 11 km per hour more than of that of the passenger train, find the average speed of the two trains. तो देखिए, जैसा कि आपने क्वेश्चन को सुन ही लिया है, अब देखो जब हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो इसमें कुछ की वर्ड्स मिलते हैं और मैं उसे आज आपको लिखना सिखाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं फर्स्ट लाइन को रीड करता हूं, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर्स लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन, तो इसमें मुझे टू की वर्ड्स मिल रहे हैं। एक है एक्सप्रेस ट्रेन और एक है पैसेंजर ट्रेन। ओके, और ये कितना ट्रेवल कर रहे हैं डिस्टेंस? दे आर ट्रेवलिंग 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर टू बैंगलोर। समझ रहे हो भाई, एक मैसूर से बैंगलोर इन लोग को जाने का है और जब ये ट्रेवल कर रहे हैं इसको, तो इसके बिटवीन में इनका जो डिस्टेंस कवरेज है वो है 132 किलोमीटर का। उम्मीद है कि इतनी बात तो समझ में आ ही रही होगी। आगे का मैं पढ़ लेता हूं। विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इमीडिएट स्टेशन, मतलब कि यहाँ पे आपको इस चीज को इग्नोर करना है कि वो इमीडिएट स्टेशन पे कहीं रुके होंगे। आपको ये मान के चलना है कि ट्रेनें लगातार ही चल रही हैं। इन दिस केस, इस सिनेरियो में क्या क्वेश्चन बन रहा होगा, कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे ये देखते हैं। तो और देखते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या रिटर्न है। इफ द एवरेज स्पीड of the express train is 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर, मतलब कि जो स्पीड है ना एवरेज एक्सप्रेस ट्रेन की, वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर मोर है। जितने भी स्पीड से चल रहा होगा पैसेंजर, उससे 11 किलोमीटर पर आवर मोर स्पीड से चल रहा होगा एक्सप्रेस। अब हमको इतनी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, ये आपके कीवर्ड्स कहे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। अब फाइंड करना है क्वेश्चन में एवरेज स्पीड। तो देखिए भाई, इस तरह के क्वेश्चन में हमें 3 पॉइंट्स को कंसीडर करना होता है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। समझ रहे हो बात को? तो एक बार आप ले रहे होंगे पैसेंजर ट्रेन के लिए स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, और एक बार सेम चीजें आप ले रहे होंगे एक्सप्रेस ट्रेन के लिए। तो जो पैसेंजर के लिए मैं उसको 1 नेम दे देता हूं, स्पीड 1, टाइम 1, डिस्टेंस 1। यहाँ पे 2 और 2 नाम दे देता हूं। अब देखो, तो यहां पे हमसे ये कहा गया कि भाई पैसेंजर ट्रेन चाहे जिस भी स्पीड से चल रहा होगा, उससे 11 किलोमीटर पर आवर मोर के स्पीड से कौन चल रहा होगा? एक्सप्रेस। तो लेट आपने मान लिया कि x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है क्या? पैसेंजर। तो एक्सप्रेस को कितने स्पीड से चलना पड़ेगा? x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना पड़ेगा। अब देखिए डिस्टेंस कितना चलना है दोनों को ही, 132 किलोमीटर का डिस्टेंस इनको कवर करना है। अब आते हैं फैक्टर टाइम पे। अब जो टाइम का फैक्टर है, आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी, स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। पढ़े हैं कि नहीं कभी? तो इस फॉर्मूले से अगर मैं चाहूं और क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं टाइम को, तो टाइम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझ लो भाई, अब इसका हमको यूज करना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर मैं यहां से टाइम 1 फाइंड करना चाहता हूं, तो फर्स्ट कंडीशन में जो टाइम निकल के आ रहा होगा, दैट विल बी स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। The distance is 132 and the speed is x. इतने आवर्स लगेंगे। और टाइम 2, सेकेंड टाइम में कितना टाइम लगेगा? तो एक्सप्रेस ट्रेन को लगेगा, अगर हम वही फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आपको मिल रहा होगा
डिस्टेंस कितना है, दैट इज 132, और स्पीड कितनी है x प्लस 11, इतना टाइम इसको लगेगा। और क्वेश्चन में एक जगह ये लिख रखा है, बोल रखा है कि डिफरेंस बिटवीन देम, मतलब उनके द्वारा जो टाइम लिया जा रहा है उनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, ये सिंबल होता है डिफरेंस का। तो टाइम 1 और टाइम 2 का जो डिफरेंस है दैट इज ऑफ 1 आवर, वो 1 घंटे का डिफरेंस है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा क्या मैं बोल रहा हूं। तो यहां से हमको ये बात समझ में आती है कि टाइम 1, पहले वाले केस में टाइम कितना लग रहा है 132/x, सेकेंड केस में टाइम कितना लग रहा है 132/x प्लस 11, और डिफरेंस कितने का है 1 का। अब देखो यहां पे हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि जब आप डिफरेंस ले रहे हो तो हमेशा लार्ज वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को माइनस कर रहे हो। तो आइए जरा एक बार ये देख लें कि क्या 132/x और 132/x प्लस 11 में लार्ज कौन सा है, स्मॉल कौन सा है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। सपोज करो आपके पास 100 है और क्या है 100 है। एक बार आप क्या कर दो, स्मॉल नंबर से डिवाइड कर दो, और एक बार आप क्या कर दो, बिग नंबर से डिवाइड कर दो। तो जब आप स्मॉल नंबर से डिवाइड कर दो तो आपको रिजल्ट कितना मिल रहा है 5, और जब बिग नंबर से डिवाइड करो 20 से तो आपको रिजल्ट कितना मिल रहा है 5। तो अब बताइए लार्ज कौन सा हुआ 20 और स्मॉल कौन सा हुआ 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब डिनोमिनेटर इज स्मॉल, जब डिनोमिनेटर स्मॉल होता है तो रिजल्ट सेम न्यूमिनेटर होने पे रिजल्ट क्या आता है, लार्ज आता है, और जब डिनोमिनेटर बिग होता है तो सेम न्यूमिनेटर होने पे इस बार जो रिजल्ट आता है वो स्मॉल होता है। तो हमने बिल्कुल सही नंबर ले रखा है क्योंकि x इज स्मॉल देन x प्लस 11 और न्यूमिनेटर सेम होने की कंडीशन में ये लार्ज वैल्यू दे रहा होगा, ये स्मॉल वैल्यू दे रहा होगा। तो इन दोनों को जब मैं माइनस करता हूं तो आ जाता है 1। अब देखो ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन बन चुका है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए। अब सबसे बड़ी बात यह है भाई कि यहां तक अगर आपने क्वेश्चन को सही कर रखा है तब तो आपका क्वेश्चन राइट होने से कोई रोक नहीं सकता है, और अगर रॉन्ग कर दिया तो फिर रॉन्ग होने से कोई रोक नहीं सकता है। चलो देखते हैं इन दोनों का। अगर मैं न्यूमिनेटर से 132 कॉमन कर लेता हूं तो अब डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 1/x माइनस 1/x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। समझ रहे हो। नेक्स्ट अगर आप ध्यान दो तो इन दोनों का मैं एलसीएम ले लेता हूं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 11, और ये यहां मल्टीप्लाई होगा x प्लस 11 माइनस x 1 जा x, और आउटसाइड में होना चाहिए 132 इज इक्वल टू 1। अब देखो ये x इस x को कैंसिल कर देगा, बचेगा 11 इंटू 132/x का मल्टीप्लाई कर देता हूं x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1/1। और अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहां से आपका क्या रिजल्ट निकल के आने वाला है, ये आपको दे रहा होगा 132 11 जा अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 11 2 जा 22 कैरी 2, 11 3 जा 33 एंड 5 35 कैरी 3, और 11 1 जा 11 और 3 ये हो जाने वाला है आपका 14। तो यहाँ पे आपको नंबर मिला 1452, और यहां से क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 11x इज इक्वल टू 1452। ये नंबर 1452 जब लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर होगा तो दिस विल गिव यू व्हाट, एक्स स्क्वायर है 11x है माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। अब देखो बड़ा सुकून का एहसास होगा आपको क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुका है। अब जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुका है तो बस लास्ट वर्क ये है, लास्ट स्टेप्स में ये करना होता है कि जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तुरंत आपका आंसर आने वाला है। तो इसको हम कर लेते हैं फैक्टराइज। तो कैसे करेंगे, मिडिल नंबर को 2 पार्ट से ब्रेक करना है कि ऐड करने पे क्या, मल्टीप्लाई करने पे आता हो 1452 और माइनस करने पे आता हो 11। तो चलिए इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ। 1452 आपके सामने है। जब आप इसको फैक्टराइज करने जाओगे तो आपको मिल रहा होगा 4 3 जा 12 बचा कितना 2 5 25, 4 6 जा 24 बचा 1 2 12, 4 3 जा 12। अगेन अब 3 से ट्राई कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। 11 से ट्राई कर लेते हैं, 11 11 जा 121 और 11 1 जा 11। अब हमारे पास 4 नंबर्स हैं। क्या क्या नंबर है, 4 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। तो देखिए आपको डिफरेंस कितने का चाहिए, 11 का। अगर 11 के मल्टीपल में ही डिफरेंस 1 का हो तो ऑटोमेटिक 11 आएगा। तो 11 4 जा 44, 11 3 जा 33,
और 44 और 33 का जो डिफरेंस है दैट इज 11। तो एक नंबर हमारे पास बन रहा होगा 44 और एक नंबर बन रहा होगा हमारे पास 33, और इन्हीं का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो दे देगा आपको 1452 और डिफरेंस आपको दे देगा 11। सो दिस विल गिव यू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 44x minus 33x minus 1452 is equal to 0. This will give you x square plus of 44x minus of 33x minus 1452 is equal to 0, and this will give you x अगर आप कॉमन लेते हो इन दोनों में से तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस 44 और माइनस अगर आप यहां से 33 कॉमन ले रहे होंगे तो आपको मिल रहा होगा x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ रही होगी। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x प्लस 44, तो यहां से आपको बचेगा x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। यहां से आपको 2 ब्रैकेट्स मिलेंगे, x प्लस 44 इज इक्वल टू 0, x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको क्या मिलने वाला है, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 44 और x इज इक्वल टू प्लस ऑफ 33। इसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको लेंगे टेकिंग x इज इक्वल टू 33, है ना। इसको लेते हुए आप क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको मिलेगा। अब देखो हमारे पास 2 ट्रेन्स थी, याद करो जरा। एक थी एक्सप्रेस ट्रेन और एक थी पैसेंजर ट्रेन। तो हमने पैसेंजर ट्रेन के स्पीड को लिया था x किलोमीटर पर आवर, जिसको हमने 1 कहा था, और हमने एक्सप्रेस ट्रेन को लिया था x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। यहां से आपको मिल रहा है 33 किलोमीटर पर आवर और यहां से आपको मिल रहा है 33 प्लस 11 दैट इज 44 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद है कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। सो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे द एंड करता हूँ, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। थैंक यू।